गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का सुबोध डिजिटल क्लास में हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स। तो इसके लास्ट वाले चैप्टर में भी अपन ने पढ़ा था ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि के नियम के बारे में, ठीक है। तो आज अपन उसके जस्ट अगले वाला लॉ पढ़ेंगे, प्रथम नियम, जिसको बोला जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। तो वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि ऊष्मागतिकी के कितने लॉज होते हैं अपने पास। तो वापस मैं एक बार इसकी डिटेल यहां पे लिख देता हूं। ऊष्मागतिकी के नियम, और यहां पे यदि मैं ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के नियम की बात करेंगे तो अपने पास 3 लॉज होते हैं। सबसे पहला नियम की बात करेंगे तो ऊष्मागतिकी के शून्य कोटि का नियम। ठीक है। सेकंड बात करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। थर्ड अपने पास पॉइंट होता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ठीक है, ये 3 नियम बता रखे हैं। तो इसमें सबसे पहले नियम को तो अपन ने डिस्कस कर लिया है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का। अगले वाले नियम की बात करेंगे जिसका नाम है अपने पास सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ की बात करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहां पे ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करेंगे तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा ऊष्मागतिकी निकाय द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है, जैसे जीरोथ लॉ में अपन ने कुछ बातें की थी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जैसे जीरोथ लॉ कैसे बताया था कि यदि ए और बी आपस में यदि ताप्य साम्य अवस्था में नहीं है लेकिन सी दोनों के साथ ताप्य साम्य अवस्था में होती है तो ये तीनों आपस में ताप्य साम्य अवस्था में होंगी और ए बी पे परस्पर ताप्य साम्य अवस्था में होंगी। तो ये अपन ने जीरोथ लॉ के अंदर बात की थी। सेकेंड ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में बात की। तो इसकी बात करने के लिए अपन ने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था। किसी भी निकाय के उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी होती है जिसमें 2 टाइप्स की एनर्जी आती है। एक पढ़ी थी अपन ने उसकी गतिज ऊर्जा, आंतरिक गतिज ऊर्जा के बारे में, और एक पढ़ी थी गैस के अणुओं के मध्य लगने वाले बल जिसको स्थितिज ऊर्जा के नाम से, जिसमें बल लगता है और जो ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये 2 टाइप्स की ऊर्जा अपन ने गैस के अणुओं के मध्य पढ़ी थी और इसी को बोला जाता है आंतरिक ऊर्जा। तो यहां पे अपन प्रथम नियम की बात करेंगे तो इसकी एक डेफिनेशन होती है कि ऊष्मागतिकी का निकाय जिसको ऊष्मा दी जाती है बराबर, और उससे जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और वो जो कार्य, जो निकाय जो कार्य करता है उसके योग के हमेशा बराबर होती है। तो किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
किसी डेफिनेशन लिखेंगे अपन यहां पे, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा, किसी ऊष्मागतिकी निकाय को दी गई ऊष्मा से उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, उसकी ऊष्मा से उसकी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन तथा उसके निकाय के द्वारा किए गए कार्य, उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है, क्या कहलाता है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। तो यहां पे अपन ने ऊष्मागतिकी के निकाय की बात की। यदि किसी ऊष्मागतिकी निकाय को अपन कुछ हिट प्रोड्यूस करवाते हैं तो उसके गैस के अणुओं की जो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और उस निकाय के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, उस निकाय के द्वारा जो भी कार्य संपन्न होता है, उन दोनों के योग के बराबर होता है उसको दी गई ऊष्मा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। और आंतरिक ऊर्जा की अपन ने बात की थी, तो आंतरिक ऊर्जा किसको डिनोट करता है? यदि मैं यहाँ पे एक आंतरिक ऊर्जा को, कल अपन ने इसके बारे में बात भी की थी, तो आंतरिक ऊर्जा को अपन ने क्या लिखा था यहाँ पे? आंतरिक ऊर्जा के बारे में क्या लिखा था? गतिज ऊर्जा ठीक है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये अपन ने किसकी बात की थी भाई? एक आंतरिक ऊर्जा की बात की थी। ठीक है, यहां पे अपन ने किसकी बात की थी भाई? एक आंतरिक ऊर्जा की बात की थी। ठीक है, ये अपन ने एक आंतरिक ऊर्जा की बात की थी। ठीक है, ये कल अपन ने आंतरिक ऊर्जा को डिनोट किया था। ठीक है, चलो ऊर्जा। ठीक है, यहां पे ये आंतरिक ऊर्जा को डिनोट किया था गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पे यदि मैं किसी निकाय को लेके चल रहा हूं, यहां पे एक निकाय ठीक है, ये एक निकाय है अपने पास, बराबर। ये अपने पास क्या है? एक निकाय। ये इसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, ये बात करेंगे एक पिस्टन की।
ये इस निकाय के ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। यहां नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। ये बर्नर लगा हुआ है, ये अपने पास बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। यहां से ये अपने पास हीट प्रोड्यूस हो रही है इस निकाय को, ये कुछ हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं अपन इस बर्नर से, ठीक है। यहां से कुछ क्यू ऊष्मा, क्या बोलते हैं, डेल क्यू ऊष्मा इस निकाय को प्रोड्यूस हो रही है। इसके अंदर ये गैस के अणु विद्यमान है, इस निकाय के अंदर ये गैस के अणु विद्यमान है। अब यहाँ पे इसकी कुछ आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जैसे ही आप इस बर्नर की सहायता से इसको, इस निकाय को हिट प्रोड्यूस करवाओगे, इस निकाय को कुछ ऊष्मा दोगे, बराबर, कुछ ऊष्मा दोगे, ऊष्मा देने के साथ इस गैस के अणुओं के बीच में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। भाई इन अणु, गैस के अणुओं के मध्य आंतरिक ऊर्जा में क्या होगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, भाई चेंज हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर। और इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आने का मतलब क्या होता है, ये जो अणु है, यदि मैं एक अणु को लेकर चलूंगा तो ये अणु क्या करेंगे, जैसे ही ऊष्मा मिलेगी तो अणु क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये क्या करेंगे, गति करने लगेंगे, तो इनका कुछ ना कुछ एक काइनेटिक एनर्जी होगी। और सेकंड पॉइंट होता है कि भाई ये जो अणु होते हैं, इसके आसपास के जितने भी दूसरे अणु होते हैं ना, इनके मध्य एक बल भी कार्य करता है, बराबर। और उस बल लगने के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन ने क्या बोला, स्थितिज ऊर्जा। जब इन गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को दोनों को मिला दिया जाए, मतलब कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होगा। कि भाई यहां पे कुछ इस निकाय को ऊष्मा देने के बाद इसके आंतरिक ऊर्जा में कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, और परिवर्तन होने के साथ साथ इसमें एक डेल एक्स का विस्थापन भी होगा, बराबर। ये कुछ ना कुछ कार्य करेगा, कुछ ना कुछ ये डब्ल्यू वर्क करेगा ये निकाय, बराबर। अब इन दोनों का योग, भाई ये दोनों किस तरीके से पैदा हुई, यदि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और इसके निकाय के द्वारा किया गया कार्य, भाई ऊष्मा देने के साथ ही तो बढ़ा। तो भाई यहां पे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यही कहना चाहता है, यदि किसी निकाय को अपन कोई ऊष्मा देते हैं, यदि किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कार्य के, निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। तो यहां पे अपन लिखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, यहां पे अपन लिखेंगे ऊष्मागतिकी का दी गई ऊष्मा निकाय को दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है, आंतरिक ऊर्जा प्लस कार्य। बराबर। तो यहां पे निकाय को दी गई ऊष्मा, मान लो डेल की अपन ने कुछ ऊष्मा दी, बराबर, इक्वल आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा को किससे डिनोट करते हैं, यू से, डेल यू से डिनोट किया जाता है, बराबर। आंतरिक ऊर्जा को किससे डिनोट किया जाता है, डेल यू से डिनोट किया जाता है। और उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य को W से वर्क करते। तो ये अपने पास आ जाती है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये क्या आ जाता है अपने पास, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ये अपने पास निकल के आ जाता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ठीक है। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहां पे यदि अपन बात करेंगे, जो प्लस क्यू जो होता है वह बाहर से ऊष्मा भीतर आ रही है, मतलब यदि प्लस क्यू को डिनोट करेंगे यहां पे, यदि क्यू, देखो दो बातें होती है, या तो ऊष्मा किसी निकाय से बाहर निकलती है और ये, या किसी ऊष्मा उसके दी जाती है, बराबर। तो ये दोनों कंडीशन के अंदर मैं एक प्लस क्यू लेकर चलूंगा, एक माइनस क्यू लेकर चलूंगा।
यदि प्लस क्यू को लेकर चलेंगे तो उष्मा बाहर से उष्मा भीतर आ रही है और अंदर से उष्मा बाहर आ रही है, तो ये माइनस क्यू को रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। तो यहां पे यदि थोड़ा और चेंजेस करते, यदि मैं ये जो उष्मा होती है ये अपने पास निकाय को दो तरीके से उष्मा दी, या तो इस निकाय से उष्मा बाहर की तरफ आएगी और या फिर इस निकाय को उष्मा दी जा रही है, बाहर से भीतर की ओर उष्मा दी जा रही है। तो यदि मैं प्लस क्यू को डिनोट करूंगा यहां पे, प्लस क्यू कब आता है, निकाय को बाहर से भीतर की ओर उष्मा देना, ठीक है। और माइनस क्यू कब रिप्रेजेंट करेगा, निकाय से भीतर से बाहर की ओर उष्मा, ठीक है। ये प्लस और माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे अगली बात करते हैं अपन, जैसे अपन ने डेल डब्ल्यू, जस्ट पीछे वाले डेरिवेशन के अंदर अपन ने डेल डब्ल्यू को डिनोट किया था कार्य, बराबर, और कार्य की डिनोट किया था P मल्टीप्लाई टू डेल V, बराबर P मल्टीप्लाई टू डेल V। ये अपन ने कार्य को डिनोट किया था जब अपन ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य, जो इंटरनल एनर्जी के द्वारा जो वर्क कंप्लीट हुआ था उसके बारे में अपन ने लिखा था। तो उसका एक डब्ल्यू का अपने पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, यदि इस समीकरण को मैं नाम देता हूं पहला समीकरण, क्लियर, एक निकाय के द्वारा आंतरिक ऊर्जा के द्वारा किया गया कार्य लिखेंगे, आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य यहां अपने पास आया था आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, और किया गया कार्य किससे डिनोट किया था अपन ने, डेल डब्ल्यू से। उसका एक फॉर्मूला आया था P मल्टीप्लाई टू डेल V, ये अपने पास फॉर्मूला आया था जिसको अपन ने ये अपने पास फॉर्मूला है, इसको अपन ने मान लो सेकेंड समीकरण नाम रखा, ठीक है। यदि मैं बोलूंगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से, यदि फर्स्ट और सेकेंड से दोनों को डिनोट करेंगे तो अपने पास डेल क्यू जो उष्मा होगी वह हो जाएगी डेल यू प्लस P डेल V, बराबर। इससे अपन रिप्रेजेंट यहां पे करेंगे तो ये अपने पास एक और फॉर्मूला अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला अपने पास यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस P इनटू डेल V। ये जो डेल W का जो फॉर्मूला है आंतरिक ऊर्जा द्वारा किया गया कार्य, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसका पूरा एक डेरिवेशन भी अपन ने देखा था, तो वहां से ये फॉर्मूला अपने पास निकल के आया था। ये अपने पास ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम पे बात होगी। इसके बाद अपन बात करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक है। किसकी बात करेंगे भाई, विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, यदि ऊष्माधारिता की बात करेंगे तो किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की मात्रा डेल क्यू है। मान लो किसी पदार्थ को अपन कुछ हिट प्रोवाइड कर रहा है और उसकी मात्रा यदि मैं बोलूंगा डेल क्यू है, तो उसके ताप को T से बढ़ाकर वह क्या करके T प्लस डेल टी करके, मान लो कोई निकाय मैंने लिया, निकाय का पहले वाला ताप है वह मेरे पास टेम्परेचर तापमान T है, अब मैं उसको ऊष्मा दिए जा रहा हूं। यदि मैं ऊष्मा दे रहा हूं तो उसका टेम्परेचर में चेंज आएगा और उसका टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया T प्लस डेल टी। हम पदार्थ की ऊष्माधारिता को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं, S इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये अपने पास ऊष्माधारिता को डिनोट करने का तरीका है, S इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये पहले अपन करके आगे, तो यहां पे अपन बात करेंगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है।
सेकंड पॉइंट अपने पास लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये बात करेंगे अपन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहां पे बात करेंगे, मान लो अपने पास कोई निकाय है, ये अपन निकाय एक बना रहे हैं, मान लो ये कोई निकाय है, यदि इस निकाय को, ये कोई निकाय है, यदि इस निकाय को क्यू ऊष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है भाई, डेल क्यू ऊष्मा। इस निकाय का पहले वाला टेम्परेचर मेरे पास कौन सा है, टी। यदि इसको डेल क्यू ऊष्मा दी जाती है तो इसका टेम्परेचर बढ़कर कितना हो जाएगा अपने पास, डेल टी। तो यदि टोटल टेम्परेचर की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल टी। सीधी सी बात है। यदि ये कोई निकाय है और इस निकाय को प्रारंभिक टेम्परेचर अपन को पता है कि इसका प्रारंभिक टेम्परेचर अपने पास टी है, जब ये निकाय लिया गया था उष्मा देने से पहले तब टेम्परेचर अपने पास टी था, तब तापमान अपने पास टी था। जब इसको बर्नर की सतह से कुछ हीट प्रोवाइड करवा दी गई तो हीट प्रोवाइड करवाने के साथ, मतलब उष्मा दी गई, उष्मा प्रोवाइड करवाने के साथ इसका जो टेम्परेचर होता है वह टी से थोड़ा डेल टी और ज्यादा बढ़ गया है। तो अपन क्या बोलेंगे, टी प्लस डेल टी। क्लियर। तो यहां पे यदि बात करेंगे उष्मा धारिता की बात करेंगे तो नॉर्मल से एक अपन लेके चल रहे हैं यहां पे उष्मा धारिता। यदि मैं यहां पे उष्मा धारिता की बात करूंगा तो उष्मा धारिता अपन पहले भी ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि उष्मा धारिता का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है। ठीक है, उष्मा धारिता की बात करेंगे तो उष्मा धारिता का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, डेल क्यू, क्या बोलेंगे, डेल क्यू अपॉन डेल टी। उष्मा धारिता को किससे डिनोट किया जाता था, एस से, और एस का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल क्यू अपॉन डेल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये अपने पास क्या होती थी, उष्मा धारिता, बराबर। और उष्मा धारिता को अपन ने क्या बोला, यहाँ पे ओनली मैं हिट कैपेसिटी की बात करूंगा, और हिट कैपेसिटी को किससे डिनोट किया जाता है भाई, एस से, और एस का मान कितना होता है, डेल क्यू अपन डेल टी। इसके मात्रक की बात की थी तो इसका मात्रक अपन लेके चले थे, इसका यदि मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक की बात अपन यूनिट क्या अपन ने मानी थी, यहाँ पे मात्रक की बात करेंगे, यहाँ पे यूनिट क्या बोली थी अपन ने कि डेल क्यू को किस में मापा जाता है भाई, जूल में, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जे से, और अपने पास टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, केल्विन के अंदर। तो अपन क्या लिखते हैं, जे अपॉन केल्विन, या फिर लिख सकते हैं जे के इनवर्स, बराबर। तो ये सारा मात्रक इसके जूल अपॉन केल्विन। यदि डेल टी 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 केल्विन किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को वस्तु की उष्मा धारिता कहते हैं। वस्तु की उष्मा धारिता किसे कहते हैं, तो यदि यहां पे लिखेंगे अपन कि यदि 1 डिग्री सेल्सियस किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, किसी वस्तु का ताप लिखेंगे अपन यहां पे, किसी वस्तु का तापमान 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा की मात्रा उष्मा धारिता कहलाती है। क्लियर। तो किसी वस्तु का तापमान यदि 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाना है और उसको जितनी मात्रा में उष्मा दी जाएगी वह उष्मा धारिता कहलाएगी। यदि मैं विशिष्ट उष्मा धारिता की बात करूंगा
तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, कोई भी अपन निकाय लिया, किसी भी मैटर लिया, अपन ने कोई भी पदार्थ लिया, तो उसके एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए, एकांक द्रव्यमान का ताप यदि बढ़ाना है, तो यहां पे यदि, ये तो अपन ने ऊष्माधारिता की बात की, अब मेन बात करेंगे अपन विशिष्ट ऊष्माधारिता। विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। और विशेष ऊष्मा धारिता के बारे में क्या बताया? किसी पदार्थ का यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा या आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाती है। बराबर, इन दोनों में अपने पास ऊष्मा धारिता का भी लिखवाई मैंने, विशिष्ट ऊष्मा धारिता की भी लिखाई। ऊष्मा धारिता किसे कहते हैं कि वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है और उस निकाय को जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी वह अपने पास ऊष्मा धारिता कहलाएगी। विशिष्ट ऊष्मा धारिता मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? यदि किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना है तो उसको जितनी भी ऊष्मा दी जाएगी तो वो अपने पास विशिष्ट ऊष्मा धारिता कहलाएगी। तो ये अपने पास दोनों बातें हो गई है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान कितना होता है। तो यहाँ पे अपन ने क्या बोला कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा और एकांक द्रव्यमान की बात करेंगे, तो यहाँ पे विशिष्ट ऊष्मा धारिता को डिनोट करने जाएंगे तो अपने पास होगी विशिष्ट ऊष्मा धारिता, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एस से। बराबर, ऊष्मा धारिता को मैंने किससे डिनोट किया था भाई? एस से। और विशिष्ट ऊष्मा धारिता को किससे डिनोट किया है? स्मॉल एस से। एस ऊष्मा धारिता अपॉन उस वस्तु का द्रव्यमान। बराबर, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऊष्मा धारिता अपॉन उस वस्तु का द्रव्यमान। यदि यहाँ पे डिनोट करने जाएंगे तो अपन ये फर्स्ट समीकरण ले लो। एक समीकरण अपने पास और है, यदि ऊष्मा धारिता, क्या बोलेंगे? ऊष्मा धारिता कितनी है? एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये अपने पास सेकेंड समीकरण आ जाएगा। यदि यहां पे बोलेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 2 का मान 1 में रखने पर, तो यहां पे यदि समीकरण 2 का मान 1 में रखो तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान होगा डेल क्यू अपॉन एम मल्टीप्लाई टू डेल टी। ये अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा। ये अपने पास फॉर्मूला निकल के आ गया। डेल एस इक्वल टू डेल क्यू अपॉन एम डेल टी। यदि डेल क्यू की बात करेंगे तो किलो कैलोरी बराबर एम की बात करेंगे जो किलोग्राम होता है और किलो कैलोरी, तब अपने पास यदि डेल क्यू की बात करेंगे द्रव्यमान है अपने पास, तो द्रव्यमान का यहां पे कितना अपने पास मात्रक हो जाएगा? डेल क्यू की बात करें जूल, तापमान की बात करेंगे तो केल्विन में, और यदि द्रव्यमान की एम मास द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो किलोग्राम में होता है। तो अपन इसका मात्रक लिख सकते हैं कि जूल अपॉन केजी केल्विन। ठीक है, तो इसका मात्रक अपन लिख सकते हैं यहां पे
यदि मैं मात्रक की बात करूंगा, यूनिट की बात करते हैं, और यूनिट इसकी रहती है जूल को किससे, ऊष्मा को किससे डिनोट किया जाता है, तो अपन ने पहले बताया था जूल से, जे से, अपॉन द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, तो अपन को पता है केजी से, किलोग्राम, और केल्विन को अपन को, तापमान को अपन को पता है कि केल्विन से डिनोट करते हैं, तो अपन लिख सकते हैं इसको जूल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये भी अपने पास एक मान आ जाता है। क्लियर? तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका एक क्या बोलते हैं, मात्रक। ठीक है, तो विशेष ऊष्माधारिता भी अपने पास ये क्लियर हो गया है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं इसके विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, यहां पे देखो विशेष ऊष्माधारिता अपने पास डिनोट हो गया। इसका देखो मात्रक यहां पे दे रखा है जूल की किलोग्राम इनवर्स और केल्विन इनवर्स, जो अपन ने यहां पे ये लिख दिया है। ठीक है, यदि पदार्थ के परिमाण का निर्धारण म्यू, यदि बोले यदि गैस, यदि यहां पे एक और अपन बात करेंगे यदि गैस के बारे में, यदि लिखेंगे गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो एक टॉपिक डालते हैं अपन यहां पे, गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, हिट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो यहां पे गैस की विशेष ऊष्माधारिता की बात करें तो गैस की विशेष ऊष्माधारिता को सी से प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहली बात, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी ऑफ गैस। तो सबसे पहली बात करेंगे गैस की विशेष ऊष्माधारिता को, गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता को सी से, किससे, सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो पहली बात यहां पे होगी कि गैस की विशेष ऊष्माधारिता को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो भाई सी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सेकंड बात पे यहां पे बात करेंगे, यदि गैस की विशेष ऊष्माधारिता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला आता है कि ऊष्माधारिता अपॉन मोल बराबर गैस की मात्रा, और गैस की मात्रा किसमें डिनोट किया जाता है, मोल में बराबर। तो यहां पे इसके फॉर्मूला कुछ चेंजेस होगा, उस फॉर्मूले को देखते हैं अपन। सबसे पहली बात है गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, तो यहां पे लिखेंगे अपन गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर क्या होगा यहां पे, ऊष्माधारिता अपॉन गैस की मात्रा। ठीक है, तो यहां पे यदि बात करेंगे तो गैस की विशेष ऊष्माधारिता अपन ने बोला किससे प्रदर्शित किया जाता है, सी से। ऊष्माधारिता का मान कितना होता है, तो एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। गैस की मात्रा कितनी हो जाती है, तो म्यू। यदि यहां से म्यू को डिनोट करने जाएंगे तो म्यू क्या होती है, गैस में मोलों की संख्या। ठीक है, गैस के मोलों की संख्या। ठीक है, यहां पे यदि म्यू को डिनोट करने जाएंगे तो मोलों की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये अपने पास गैस की विशेष ऊष्माधारिता हो जाएगी, ये अपने पास गैस की विशेष ऊष्माधारिता होगी। क्लियर? तो यहां पे ये बात अपने पास क्लियर हो गई। तो यहाँ ये अपने पास गैस की विशेष ऊष्माधारिता होगी। अब यहां पे भी यदि मैं एस को डिनोट करने जाऊंगा तो एस को अपन को पता है क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एस इक्वल टू क्या होता है अपने पास, डेल क्यू अपॉन डेल टी। इसको भी फर्स्ट समीकरण नाम दे दो, इसको सेकेंड समीकरण नाम दे दो, दोनों को। यदि यहां पे बात करेंगे तो समीकरण नंबर सेकंड का मान
समीकरण सेकेंड का मान फर्स्ट में पुट करने पर, रखने पर, ठीक है, क्या वैल्यूज आएगी अपने पास? C इक्वल टू डेल क्यू अपॉन म्यू डेल टी। ये अपने पास गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता आ गई। क्लियर? ये क्या आ गई अपने पास? गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, ये अपने पास गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता आ गई। ठीक है, ये अपने पास गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता आ गई। तो एस की बात सी भी पदार्थ के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह पदार्थ के परिमाण पर कभी निर्भर नहीं करता। भले यदि मैं एस की बात करूं या फिर सी की बात करूं, परिमाण के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, सी का यदि मात्रक की बात करेंगे तो यहां पे मात्रक थोड़ा चेंज हो जाएगा। यदि मात्रक के बारे में बात करते हैं, चलो मात्रक देखते हैं इसका। यदि गैस के विषय ऊष्माधारिता का मात्रक देखेंगे यूनिट, तो कैसे होगा देखना एक बार। अपन को पता है डेल क्यू, और डेल क्यू किससे रिप्रेजेंट करके चले थे अपन? जूल से। क्लियर? तो यहां पे सबसे पहले अपन ऊपर की तरफ क्या लिखेंगे? जूल अपॉन, यदि मैं म्यू की बात कर रहा हूं तो मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करके चले थे अपन? मोल से, तो लिखेंगे मोल। और यहां पे यदि मैं डेल टी, जो टेम्परेचर तापमान है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया था? केल्विन से। तो यहां पे एक मात्रक बन जाता है अपने पास जे मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये अपने पास एक मात्रक बन जाता है। ठीक है, तो ये मात्रक अपने पास जूल क्या गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मात्रक आ गया। ठीक है, ये अपने पास गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगी। एक टेबल पे चर्चा करेंगे अपन, उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं कि यदि मैं एक जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करूं तो जल के एकांक ग्राम का ताप, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कैसे डिनोट करेंगे? तो जल के एकांक ग्राम का ताप यदि 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो भी उसको ऊष्मा दी जाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। ठीक है, जो भी आवश्यक ऊष्मा दी जाती है वह विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो यहां पे यदि बात करेंगे जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता की, अगला पॉइंट की बात करेंगे, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा एकांक ग्राम, यदि जल के एकांक ग्राम का ताप यदि जल के एकांक ग्राम का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। क्लियर? तो यहां पे कुछ बातें अपन ने क्लियर कर ली है। गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ा, जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ा, विशिष्ट ऊष्माधारिता कोई भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे एक अपने पास टेबल दे रखी है, इस टेबल को देखना कि कमरे के ताप और वायुमंडलीय दाब पर कुछ ठोसों के विशिष्ट ऊष्माधारिता और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, दोनों चीजें यहाँ पे दर्शा रखी है। विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान भी दर्शा रखा है और मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान भी दर्शा रखा है। तो इसको टेबल को अपन ड्रॉ करते हैं। इस टेबल को अपन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे।
6। चलो ऊपर दूसरा ही कुछ करते हैं। अपन यहाँ पे एक टेबल को डिनोट करके चलेंगे, उससे पहले एक टेबल अच्छे से खासी बना देते हैं, ठीक है, छोटी सी। और उसके अलावा यहाँ पे अपने कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम हो जाएगा, एक कॉलम ये और एक कॉलम अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। इनको थोड़ा सा ऊपर, चलो 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 इसको थोड़ा ऊपर, और सेकेंड अपने पास है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले भी बात करेंगे अपन, ठीक है। सबसे पहले पदार्थ की बात करेंगे, तो पदार्थ अपने पास है, यहाँ पे लिखेंगे पदार्थ। एक चीज यहाँ पे बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा। यदि बात करेंगे विशिष्ट ऊष्मा की, तो विशिष्ट ऊष्मा बराबर और धारिता, और जिसको डिनोट किस में किया जाता है, जूल, केजी इनवर्स, के इनवर्स में, ठीक है। और एक बात करेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर, और जिसकी बात करेंगे से मोल इनवर्स के इनवर्स। तो ये विशिष्ट मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है। ये अपन ने तीनों बातें यहाँ पे की। ठीक है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात की यहाँ पे, ठीक है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसको अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, ये अपने पास है गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता मान निकल के आ रहा है ना, इसको अपन मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता भी बात करते हैं। ये वाली, ये अपने पास है मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ठीक है। अपन ने यहाँ पे ये लिख लिया, ऊष्मा धारिता, विशेष ऊष्मा धारिता, मोलर विशेष ऊष्मा धारिता के एक अपन टेबल बनाएंगे, जहां पे अपन अलग अलग एलिमेंट्स पदार्थ लेंगे, उन पहले पदार्थ की कुछ ऊष्मा धारिता के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे एक एल्यूमिनियम का। यदि मैं एल्यूमिनियम की बात करता हूं यहाँ पे, तो एल्यूमिनियम की जो विशेष ऊष्मा धारिता होती है वह 900 होती है। कितनी होगी? 900। यहाँ पे यदि मैं एल्यूमिनियम की यदि मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात करेंगे तो वो 24.4 रहती है, बराबर। यदि अगली बात करते हैं, अगले पदार्थ की बात करेंगे, तो यहाँ पे लेंगे कार्बन, और कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे आती है 506.5 और 6.1 होती है मोलर विशेष ऊष्मा धारिता। यदि यहाँ पे बात करेंगे तांबा की, कॉपर, आपको जैसे तांबा हुआ, एल्यूमिनियम का, इनकी विशेष ऊष्मा धारिता याद रखनी है 386.4, और इसकी जो मोलर विशेष ऊष्मा धारिता होती है 24.5, बराबर। और यहां पे यदि मैं सीसा की बात करूंगा, सीसा की अपने पास रहती है 127.7, क्लियर, और 26.5 रहती है अपने पास ये मोलर विशेष ऊष्मा धारिता। यदि अगली बात करेंगे चांदी, सिल्वर, और एक और बताया, एक और चीज बताया, चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर भी होता है, 236.1 बराबर इसकी विशेष ऊष्मा धारिता होती है, और 25.5 इसकी मोलर विशेष ऊष्मा धारिता होती है। यदि टंगस्टन, लास्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे, टंगस्टन तुम्हारे इतनी ही दे रखी है, ठीक है, और 134.5 तो ये होगी, और 24.9 ये हो जाएगी,
मोल विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है, तो ये अपन ने सारी बातें के लिए एक टेबल बनाई जिसके अंदर विशिष्ट ऊष्माधारिता के बारे में बात की है, मूल विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात की है, दोनों के कुछ पदार्थ लेके चलो, पदार्थ की दोनों के वैल्यूज बताइए अपन ने। ठीक है, यदि इसके अंदर अपन एक और बात करते हैं, यदि मैं बोलूंगा ऐसा पदार्थ यहां से ढूंढना है अपन को, मेन पॉइंट अपना यही है भाई, इतने सारे पदार्थ लिखे तो इन 6 में ऐसा पदार्थ ढूंढो जिसकी विशिष्ट मोलर धारिता सबसे कम है, जिसकी विशिष्ट मोलर धारिता सबसे कम है। तो यहां पे अपन को एक ही मिल रहा है, सीसा। यदि मैं मिनिमम की बात करूं तो यहां पे अपन को मिल रहा है सीसा, बराबर, जिसकी विशिष्ट मोलर ऊष्मा धारिता कम है। और सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो वो किसकी है? एल्यूमिनियम की। सेकंड पॉइंट, एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है। ऐसे कैसे यदि मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता में बात करेंगे तो सबसे कम अपने पास है कार्बन, उसकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे कम रहती है। और यदि मैं सबसे ज्यादा की बात करूं तो अपने पास है सीसा, बराबर। तो यहां पे एक पॉइंट निकल के आ रहा है, यदि मैं सीसा की बात करूं तो विशिष्ट ऊष्मा धारिता तो भाई उसकी होती है सबसे कम, और मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है सबसे ज्यादा, ये सीसा का होता है। क्लियर? तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस अपने पास होता है। तो ये टेबल अपने पास क्लियर अपन ने कर ली यहां पे। ठीक है, ये देखो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, अभी अपन यहां पे एक डेफिनेशन अपन पहले लिख ली है इसके बारे में, एक बार और वापस यहां पे देख लो। ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था, अभी अपन को बताइए हिट का पुराना मात्रक क्या है भाई? ऊष्मा का पुराना मात्रक किसको मानते? तो भाई कैलोरी को मानते। एक कैलोरी को ऊष्मा के उस परिणाम के रूप में परिभाषित करते हैं जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दे। भाई ऊष्मा का मात्रक पहले क्या अपन क्या मानते? कैलोरी मानते थे। यदि 1 ग्राम जल रहे उसके ताप 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि कर दे, बराबर। अधिक परिशुद्ध मापों से यह पाया गया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता किंचित परिवर्तन होता है, जिसमें अपने पास यदि कोई अपने पास ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ अपन ने बनाया नहीं, लेकिन मैं एक बार इस ग्राफ को भी यहां पे बना देता हूं। ठीक है, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है अपने पास। तो ये ग्राफ अपने पास देखो किस तरीके से बना, अपने पास यहां पे है विशिष्ट ऊष्मा धारिता। यदि बात करेंगे, ये टेबल यहां पे नीचे ले लेता हूं, टेबल यहां से रुक जाओ, टेबल यहां से अपन थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं, इसको नीचे शिफ्ट कर देते। ठीक है, और यहां पे बना देते एक ग्राफ। ठीक है, अपन यहां पे बना देते एक ग्राफ, और ग्राफ की वैल्यू को यदि बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल और ताप, विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल और ताप, यहां पे ग्राफ को डिनोट करेंगे। ये तो भाई ताप को डिनोट करेगा, डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे। क्लियर? और ये जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बारे में बात करेंगे। ये किसकी बात करेंगे? विशिष्ट ऊष्मा धारिता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले लेके चलेंगे ये पॉइंट अपने पास 6 का। ठीक है, यहां पे अपने पास मान लो ये 1 का है। ठीक है, 1.004 और एक आ जाएगा 1.008। क्लियर? तो ये अपने पास हो जाएगा। और यहां पे यदि बात करेंगे तो 20, 40, ठीक है, 60, 80 और 100, बराबर। तो यहां पे यदि बात करते हैं तो ये अपने पास कुछ इस तरीके से ये ग्राफ मिल जाता है। क्लियर? ये इस तरीके से अपन को ग्राफ यहां पे मिल जाता है। ठीक है, तो ये अब जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान होता है। यदि सबसे कम टेम्परेचर की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बोलेंगे तो यहां पे यदि बोलेंगे ये सबसे कम होती है, बराबर, यहां पे सबसे कम होती है। और जैसे जैसे आगे वापस बढ़ेंगे तो ताप भी बढ़ता है, विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक मान अपने पास ये निकल के आया, ये अपने पास जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान हो जाएगा। अगली अपन बात करेंगे यहां पे एक मेयर संबंध की। किसकी बात करेंगे यहां पे? मेयर संबंध की। ठीक है, मेयर सूत्र की यहां पे अपन अगली बात करेंगे मेयर सूत्र की।
कुछ है हिट कैपेसिटी के बारे में अपन बात करके चलेंगे। यदि मैं बोलूंगा स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, अपन मेयर सूत्र से कुछ पहले थोड़े बहुत एक थोड़े बेस की बात कर लेते हैं कि भाई एक जैसे अपने पास स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे तो यहां पे स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, यदि स्थिर दाब पर दाब का मान जहां पे स्थिर रखा गया तो वहां पे ऊष्माधारिता का मान, विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान कितना होगा? तो स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर, उस गैस के स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। तो यहां पे स्थिर दाब पर गैस के विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करेंगे। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, ठीक है। मान लो कोई निकाय है अपने पास, एक निकाय है अपने पास, ये कोई निकाय है, जहां पे दाब का मान यदि मैं स्थिर रख देता हूं, क्लियर, जहां पे क्या बोला मैंने, दाब का मान स्थिर है, जहां पे दाब को स्थिर रख दिया है ठीक है, ये डेल वी आयतन में चेंजेज हो रहा है, ठीक है। ये अपना ऊपर की तरफ लगा हुआ है पिस्टन, इसको बात करेंगे पिस्टन, ठीक है, इसको बात करेंगे, क्या करेंगे, पिस्टन। ये अंदर की तरफ कुछ गैस के अणु भरे पड़े, यदि इसको कुछ ऊष्मा दी जाती है, ये बर्नर लगा हुआ है और बर्नर की सहायता से अपन ने यहाँ पे डेल क्यू कुछ ऊष्मा दी, डेल की ऊष्मा देने के साथ यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पे दाब का मान यदि बोला कि स्थिर दाब पर जो दाब, जो प्रेशर होता है ना, वह यदि स्थिर रखेंगे तो स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप, लिखते हैं स्थिर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, ठीक है, बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है, विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये स्थिर दाब पर यदि किसी निकाय का प्रेशर, यदि किसी निकाय का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तो स्थिर रखने पर ठीक है, यदि किसी निकाय का प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है, तो स्थिर रखने पर 1 मोल ताप बढ़ाने पर 1 मोल का, यदि गैस के 1 मोल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक मात्रा में जितनी भी ऊष्मा दी जाती है वह स्थिर दाब पर ऊष्मा कहलाएगी। ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, आयतन बढ़ जाएगा, बराबर। और इसको किससे प्रदर्शित, यदि स्थिर दाब की बात करेंगे तो वह सीपी से प्रदर्शित किया जाता है। यदि मैं यहां पे बात करूंगा तो स्थिर दाब पर बात करेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, सीपी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये अपन को पता है यदि गैस के अणुओं को यदि ऊष्मा दी जाती है
तो उष्मा देने के साथ अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, और यदि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, उसका आयतन बढ़ने लगेगा। सेकंड पॉइंट यहां पे बात करेंगे स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्माधारिता, बराबर स्थिर दाब पे हो गई है। अब स्थिर आयतन पे बात करेंगे। स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता। यदि मैं स्थिर आयतन की बात करूंगा, स्थिर आयतन पे गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता क्या कहती है? स्थिर आयतन पे बात करेंगे तो किसी आयतन पर इसमें ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, अतः दाब भी बढ़ जाएगा, बराबर। स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का ताप बढ़ाने के लिए जो आवश्यक उष्मा दी जाती है, बराबर। तो यहां पे आयतन को अपन को क्या रखना है? स्थिर। आयतन को स्थिर रखने के लिए यदि यहां पे मैं बात करता हूं एक निकाय की, ठीक है, एक निकाय की, यदि इस निकाय के ये निकाय बना हुआ है जिसमें गैस भरी पड़ी है, इस पे लगा हुआ ये पिस्टन, बराबर, ठीक है, ये अपने पास लगा हुआ है पिस्टन। इसकी ये दीवारें जो होती है ना, ये रुद्धोष्मा है, ये दीवारें है, ये क्या है? रुद्धोष्मा टाइप। यदि यहां पे बात करेंगे ये जो दीवारें है ये रुद्धोष्मा है। अब यहां पे यदि इस निकाय के अंदर जो भरी गैस है, यदि इस निकाय के अंदर क्या भरी पड़ी है अपने पास? गैस। लेकिन यहां पे साफ बोला गया है कि इस निकाय का आयतन वॉल्यूम जो है वो अपन को वॉल्यूम को स्थिर रखना है। यदि यहां पे मैं टेम्परेचर की बात करूंगा तो बर्नर की सहायता से मैंने कुछ क्यू उष्मा इसको दी है। इसको क्या प्रोवाइड किए मैंने? डेल की उष्मा इसको प्रोवाइड की है, और डेल की प्रोवाइड करने के साथ इसका जो ये आयतन होता है ना उसको स्थिर रखा जाता है, स्थिर आयतन पर। और स्थिर आयतन पर यदि मैं बात करूंगा तो किसी निकाय को दी गई उष्मा से उसके ताप में वृद्धि होगी, ताप में वृद्धि होने के साथ उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, वॉल्यूम बढ़ने लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो ताप स्थिर दाब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे आयतन को स्थिर रखा जाता है, तो इसके लिए ऊपर की तरफ थोड़ा वेट रख दिया जाता है जिससे वॉल्यूम ऊपर की तरफ बढ़े नहीं, क्योंकि यहाँ पे आयतन को मेरे को स्थिर रखना है, वॉल्यूम नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे अपन ये मानते हैं कि भाई जब गैस के अणुओं का ताप बढ़ाया जाता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी तो दाब भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि यदि स्थिर आयतन पर किसी गैस के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए दी गई आवश्यक उष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट उष्मा धारिता कहलाती है। उष्मा धारिता कहलाती है।
ठीक है। तो अपन ने स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन दोनों पे यहां पे क्लियर किया कि स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान क्या होता है। तो यहां पे अपन ने पहले ही बोला था जो आयतन होता है अपने पास V, वह नियत होता है। क्लियर, स्थिर आयतन पे बोला है, ठीक है। तो अपन यहां आज इतना ही अपन करते हैं, कल अपन मेयर के सूत्र अपन यहां पे लेके आएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। गलो कीजिए